दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद यादव है और आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो मैंने आपको बोर्ड पे दिख रही है। अब इंग्लिश में इन सब चीज़ों का इसलिए महत्व होता है क्योंकि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस इनके बिना नहीं बन सकता है। अब इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है लेटर्स, जो आप देख सकते हैं। लेटर्स का मतलब होता है ए टू जेड। जब हम ए टू जेड की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक, जिसे हम पहले कहते हैं वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये जो होते हैं ये टोटल 26 होते हैं, जिसमें 5 आपके वॉवेल्स होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। और इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर ही हमारा एक वर्ड बनता है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेक्स वर्ड। दैट मीन्स अगर हम इन वॉवेल्स और लेटर्स को मिलाकर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारा वर्ड होगा। और वर्ड के अंतर्गत क्या क्या चीजें लिखी हैं? कम, कम माने आना, गो माने जाना, रीड एंड ईटीसी, ईटीसी का मतलब एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सी मीनिंग्स बन सकती हैं। इसके अंतर्गत सभी चीजें आती हैं, वो चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, सभी चीजों को शामिल किया जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इनकम्प्लीट सेंस। इनकम्प्लीट सेंस का मतलब ये होता है जब कभी आप कोई सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूं आई सेट इन द कॉर्नर। अब इस वाक्य में ये जो इन द कॉर्नर लिखा है ये आपका एक प्रकार से फ्रेज है, और फ्रेज हमेशा इनकम्प्लीट सेंस होता है, ये अपना पूरा अर्थ नहीं देता है। और जो सेंटेंस होता है वो अपना पूरा वर्ड देता है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको समझ गए कि इसमें फ्रेज क्या है। इसी तरह हो सकता है एट द स्टेशन, ऑन द ग्राउंड एंड मेनी मोर सेंटेंस इससे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये कभी अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। नंबर 5 पे आप देख रहे हैं यहां पे लिखा है क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का मतलब होता है, मैं आपको फिर से बताता हूं इसके बारे में। देखिए, मैं यहां पे आपको जब मिटा रहा था तो मैं आपको बताने जा रहा था कि अब मैं आपको बताऊंगा क्लाउज। क्लाउज क्या होता है? देखिए, क्लाउज की एक डिफिनेशन होती है। हम डिफिनेशन पे ना जाके अगर हम सीधे सेंटेंस को बता दें, क्लाउज का मतलब होता है वह वाक्य जो अपना कंप्लीट सेंस देता हो, और इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा होता है क्लॉज। अब इस तरह से अगर देखें तो हमारा सेंटेंस होगा, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ही इज टॉकिंग इन इंग्लिश। ही इज टॉकिंग इंग्लिश, इसका मतलब होता है, आप यहां पे देखें, यहां पे लिखा ही इज टॉकिंग इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बात कर रहा है। इस वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर ही वर्ब बनती है। तो यहां पे ये वर्ब हमारी है टॉकिंग। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, हमें जब बात करते हैं क्लॉज में तो सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होता है, अदर वर्ड से मतलब नहीं था। अदर वर्ड का मतलब होता है हम बात करें ऑब्जेक्ट की। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा आता है सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस में एवरीथिंग इंक्लूड किया जाता है। और जब क्लॉज की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को ही शामिल किया जाता है। समझ गए ना? अब चलिए, अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस हमारा क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे? जिस तरह से हम क्लॉज को पहचानते हैं, इन द सेम वे हम सेंटेंस को भी पहचानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, अब हम यहां पे ऊपर का डिलीट करते हैं, मिटा देते हैं।
सेंटेंस। सेंटेंस, एक सेंटेंस में याद रखेगा जो सेंटेंस का बेसिक आधार होता है वो दो चीजों पे बना होता है। एक सेंटेंस होता है हिंदी का और एक सेंटेंस होता है इंग्लिश का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी का सेंटेंस क्यों बता रहा हूं। हिंदी में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारी जो भाषाएं होती है, अगर हम भारत में रहते तो हमारी मेनली दो भाषाएं होती, या तो एक रीजनल भाषा होती है या एक ग्लोबल भाषा होती है। रीजनल भाषा का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उसकी एक रीजनल भाषा होती है। सपोज दैट हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की ज्यादातर दो भाषाएं, एक हिंदी है और एक उर्दू है। इंग्लिश लोग बोलते हैं लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। दूसरी इंग्लिश, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जब ग्लोबल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में या पूरे वर्ल्ड में बोली जाती हो। अब हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जिसको हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश हिंदी का जस्ट अपोजिट होता है। इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इस तरह से देखिए, यहां पे लिखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और यहां पे लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आइए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि हिंदी का है या इंग्लिश का है। मैं नीचे का पोर्शन आपको वाइप करके दिखाकर फिर आपको इसके बारे में बताता हूं। आशा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने उसे सब कुछ पढ़ाया है। मैंने उसे सब कुछ पढ़ाया है। सॉरी, यहां पे मैंने लिखना चाहिए था, मैंने उसे सब कुछ पढ़ाया है। इस वाक्य में मैंने जो है ये हिंदी में सब्जेक्ट का काम कर रहा है